भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में गत 29 तारिख आरंभ होता दुई दिनिया अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण जातीय सम्मिलनी गतकाली उद्यापित होईछि। उद्यापनी दिवस में मुख्य अतिथि भाव ओडिशा राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपाटी जोग देइथिबा बेले लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समितिर अध्यक्ष डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते, ओडिशा विधानसभार बाचस्पति सुरमा पाढ़ी, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, संसदीय व्यापार मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग और राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण कमिटीर अध्यक्ष भास्कर माढ़ई प्रमुख जोग देइथिले। एही दुई दिनिया सम्मेलन में संसद एवं राज्य और केन्द्रशासित अंचल विधानसभार अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समितिर अध्यक्ष एवं सदस्यों समेत 120 रु अधिक प्रतिनिधि अंशग्रहण करथिले। सम्मेलन विषयवस्तु थिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण में संसदीय एवं विधानसभा समितिगुड़िकर भूमिका। ए जातीय सम्मेलन उद्यापनी समारोह में अभिभाषण रखी लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला कहिथिले अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण क्षेत्र में उभय केन्द्र और राज्य कमिटी सदस्यों भूमिका गुरुत्वपूर्ण। दुई दिनिया सम्मेलन में सभिंकर विचार एवं परामर्श को नहीं एजेंडा भुवनेश्वर 2025 प्रस्तुत होईछि। यह देशर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पर एपरी एक रोडमैप प्रस्तुत करिवो जहाँ 2047 सुधा एक समतापूर्ण, न्यायपूर्ण, समावेशी समाज निर्माण निश्चित भाव पूरा करिवो बोली श्री बिरला कहिथिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से हम इस भारत के भविष्य को उज्जवल, समर्थ और विकसित भारत बनाने के सपनों को पूरा करेंगे। पिछले 2 दिनों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संसदीय समिति के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक सार्थक चर्चा की, एक रचनात्मक चर्चा की और किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हम इस वर्ग के कल्याण और कल्याण के साथ उनको आत्मनिर्भर और उनके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। ये 2 दिन का सम्मेलन महत्वपूर्ण विचारों, अनुभव, नए इनोवेशन, साझे प्रयासों से हम संसदीय समितियों के माध्यम से एक रचनात्मक दिशा और रचनात्मक विचार के साथ इन वर्गों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और किस तरीके से उनकी योजनाओं के माध्यम से उनको जो संविधान के अधिकार मिले, विधायी अधिकार मिले, उन संविधान के अधिकार, विधायी अधिकारों के संरक्षण के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं को आमूलचूल जमीन पर लाकर उनके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन करने का संकल्प और लक्ष्य हमने तय किया है। और इसी सम्मेलन का जो परिणाम निकलेगा, जो हमारे अभी के इस समिति, संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री फंगन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जो विचार साझा हुए हैं, जो नवाचार, जो अनुभव अलग अलग संसदीय समितियों ने किए हैं, उन साझे विचारों और साझे अनुभवों के साथ हम भुवनेश्वर एजेंडा 2025 जो देश के अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एक ऐसा रोड मैप बनेगा कि हम 2047 तक जो बाबा साहब अंबेडकर का विचार था, एक समतापूर्वक, एक न्यायपूर्ण, समावेशी समाज का निर्माण, उसको निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। चाहे केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार हो, चाहे राज्य की अपनी अपनी सरकारें, सब सरकारें प्रयास कर रही है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकतम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उन योजनाओं का लाभ उनको ठीक से मिले। इसके लिए राज्य और केंद्र की संसदीय समितियां समय समय पर सरकार की योजनाओं की समीक्षा करती है, बजट आवंटन की समीक्षा करती है, उनके संवैधानिक और विधायी अधिकारों के संरक्षण की समीक्षा करती है और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर उनकी योजनाओं के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनके सामाजिक आर्थिक क्या परिवर्तन हुए और आज की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी योजनाओं में क्या परिवर्तन करती है,
इसके लिए भी आपके 2 दिन के अनुभव निश्चित रूप से सरकार को एक रचनात्मक सुझाव देंगे। समारोह अभिभाषण रखी राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह कहिथिले अधिवेशन में प्राय 31 जन प्रतिनिधि 32टी महत्वपूर्ण परामर्श देइछन्ति। तन्मध्यरे शिक्षा, उच्चशिक्षा, अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री छात्रवृत्ति को नहीं प्राधान्य दिया जाइछि। शिक्षा उपरे कमिटी सदस्य गुरुत्वारोप करने एक भल संकेत बोली से कहिथिले। कल के सम्मेलन में 32 विचार सुनने को मिले 31 वक्ताओं द्वारा। बहुत विस्तार से कुलस्ते साहब जी ने इन सब चीजों के बारे में बताया, पर जो उल्लेखनीय पहलू मेरी दृष्टि में रहे, हर किसी ने शिक्षा, उच्च शिक्षा और छात्रवृत्ति पर जोर दिया। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते देश के लिए शिक्षा पर यह आम सहमति बहुत उत्साहवर्धक संकेत है। एक बात सामने आई, पर उसके पहले मैं आपको एक अनुभव उल्लेख करना चाहूंगा। जीवन और इतिहास का बड़ा संदेश है, किसी चीज की आलोचना करना सबसे जीवन का आसान काम है, पर सृजन, इतिहास बनाना, हालात बदलना कठिन कर्म है, साधना है। यह नए सोच व धुन का परिणाम है और बरसों की तपस्या से नया इतिहास का अध्याय बनता है। नया इतिहास लिखना उसी का प्रयास एक यह कल का काम था। अधिसंख्य वक्ताओं के एक सुझाव का मैं उल्लेख करूंगा कि कागज पर बहुत अच्छी योजनाएं बन रही हैं, पर वह जमीन पर और प्रभावी दिखे, यह सुनिश्चित होना बाकी है। मैं कहना चाहूंगा कि यह भी हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम आज सदन में चर्चा करके पूरा कर सकते थे, संसद से लेकर विधायिकाओं में, पर वहां शायद हम इन चीजों पर बहुत अब फोकस नहीं कर पा रहे हैं इन समितियों में, लेकिन इस पर बड़ा उत्साहवर्धक विचार हो रहा है। याद करें कैसे समस्याओं का समाधान व्यवस्था और हम सब मिलकर कर सकते हैं। एक दूरदृष्टि का नेतृत्व कर सकता है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने 1985 में कहा था, मैं मानता हूं कि हालात देखकर उनका ईमानदारी पूर्ण यह बयान था कि दिल्ली से चला 1 रुपया नीचे पहुंचे तक 15 पैसे रह जाता है। 2014 से डीबीटी के माध्यम से सरकार ने डीडी न्यूज के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए सीधे बेनिफिशरीज के अकाउंट में ट्रांसफर किया। अगर यह 85 पैसा का फॉर्मूला होता तो जो गणित जानने वाले लोग हैं वो कैलकुलेट करके देख ले, 5-7 लाख करोड़ रुपया शायद नीचे जाता, बाकी रास्ते में पैसे रह जाते। तो ये दूरदृष्टि का नेतृत्व टेक्नोलॉजी के कारण कितना बड़ा चमत्कार भारत में हुआ है कि आप गांवों में जाइए तो दिखता है कि धन लोगों के हाथ में आ रहा है, उनका जीवन स्तर बदल रहा है और इससे बड़ी राशि बची। अब आज की तारीख में लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना इजाफा हुआ। वेलफेयर इफिशिएंसी इंडेक्स से जो 2014 में 0.32 था, वो आज 2023 में बढ़कर 0.91 हो गया। साथ ही एससी वेलफेयर आवंटन में 4 गुना और एसटी वेलफेयर आवंटन में 4 गुना इजाफा हुआ। आज टेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस से चीजें, हालात बदल रहे हैं। आपने देखा कैसे गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से करोड़ों फर्जी गैस कनेक्शन मिले, करोड़ों राशन कार्ड मिले और अन्य चीजें मिली। इसी से जो धन बचता है वो इन चीजों पर बढ़ता है, ये हम याद रखें। तो गुड गवर्नेंस का क्या रोल है? हम जनप्रतिनिधियों का धर्म और फर्ज है कि आज हम किस तरह से इन चुनौतियों का जो कल हमने डिस्कस किया उसका हल निकालें। यह भी हम याद रखें कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला यह देश है। कार्यक्रम अभिभाषण रखी राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपट्टी कहिथिले, हजार हजार वर्ष धरी विविधता मध्यरे एकता ही भारतीय समाजर शक्ति होई रही आसिछि। अनुसूचित जाति और जनजाति संप्रदायर लोक माने भारतर इतिहास, ऐतिह्य और संस्कृति को सुरक्षा दे आसिछन्ति। तेबे एही संप्रदाय मध्य लंबा समय धरी असमानता एवं उपेक्षार सम्मुखीन होइछन्ति। एहार दूरीकरण पई निरंतर उद्यम, लक्ष्य एवं प्रतिबद्धता जरूरी बोली से कहिथिले। It is a great honor and a profound joy to address this esteemed gathering on the valedictory session of the 2 days National Conference on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes here in the historic city of Bhubaneswar. It is truly inspiring and heartening to witness over 200 delegates representing Parliament, state legislatures and union territories united by a shared purpose to discuss, deliberate and chart meaningful pathways for the welfare
and empowerment of scheduled castes and scheduled tribes. Our nation, blessed with a civilizational legacy of thousands of years, has always drawn its strength from diversity and unity. The scheduled castes and scheduled tribes are not only integral to our social fabric but also custodians of India's history, culture, and heritage. Their welfare is not merely a question of policy, it is a measure of our progress as a democracy built on the pillars of equality, dignity, and fraternity enshrined in our Constitution. Yet, history reminds us that these communities have long faced structural inequities and marginalization. Bridging these gaps requires sustained effort, vision, and accountability. In this regard, the parliamentary and state legislature committees play a pivotal role. They are the instruments through which constitutional safeguards are translated into meaningful action on the ground. By scrutinizing policies, monitoring their implementation, and holding governments accountable, these committees ensure that the benefits of development reach the last mile. The theme of this conference, role of parliamentary and legislative committees in welfare, development and empowerment of SCs and STs, highlights our vital duty as custodians of constitutional safeguards and agents of social justice. Over the past 2 days, you all have engaged in enriching discussions on strengthening safeguards, advancing socio-economic development, and sharing best practices across states. ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ସଂସଦୀୟ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଐତିହାସିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହି 2 ଦିନର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସମାଜର ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। मुझे उम्मीद है कि यह 2 दिवसीय उपयोगी विचार विमर्श निश्चित रूप से हमारे नीति निर्माताओं और जनप्रतिनिधियों को हमारे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण में सुधार के सर्वोत्तम समाधान खोजने में मदद करेगा। और इस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हमारे विकसित भारत की जो कल्पना है 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में यह हम मदद करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं एक जानकारी जो कल डिस्कशन हुए, कल जो आयोजित है पूर्ण अधिवेशन में 104 ऐसे प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, जिनमें हमारे 31 प्रतिनिधियों ने अपने एक बहुमूल्य सुझाव, उसमें हमारे जो लोकसभा राज्यसभा के माननीय सांसदगण हैं, जिनके 8 सदस्यों के सुझाव आए हैं, और हमारे 31 ऐसे जो अलग अलग है प्रदेशों से जो प्रतिनिधि आए, और वास्तव में ये जो प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए, जो सुझाव दिए, उनमें से राज्यों के 14 ऐसे हमारे जो सभापति हैं, अध्यक्ष हैं हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के, और 9 सदस्य ऐसे संसदीय समितियों में से हमारे 8 लोगों ने जो विचार विमर्श के बाद यहां पर जो अपना सुझाव दिया है, और 19 राज्यों के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए थे, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति ये जो समिति है इसका गठन हुआ है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर समितियों का गठन नहीं हुआ है, और मुझे कहते हुए यह भी प्रसन्नता है कि देश के हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र से मेघालय, आसाम,
त्रिपुरा जैसे राज्यों से यहां पर लोग उपस्थित हुए। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारा उड़ीसा तो हो स्थायी हमारा, पर यहां से अगर पहाड़ी क्षेत्रों से देखें तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश है वहां से प्रतिनिधि आए, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली से यहां पर प्रतिनिधि आए हुए थे। ऐसे देश भर से जो प्रतिनिधि आए और उनके महत्वपूर्ण सुझाव जो कल हमने नोट किया है, और मैं ये कहना चाहता हूं सभी प्रतिनिधियों से, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई है कि जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए हैं उन सुझावों के बारे में जो हमने संकल्प एक तैयार किया है, हम राज्यों से और राज्यों के सरकारों से, केंद्र की सरकार से, आदरणीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय मुरला जी के माध्यम से इन सारे सुझावों पर विचार विमर्श करने के साथ सरकार सकारात्मक पहल करेगी। इस प्रकार की चर्चा करके ये जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प का संदेश आप लोगों को हम भेजेंगे। उद्यापन दिवस कार्यक्रम प्रारंभ में ओडिशा विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी निज अभिभाषण में कहिथिले, I express my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for his visionary leadership, particularly for appointing India's first tribal woman president Srimati Draupadi Murmu ji, a historic milestone for tribal empowerment and for supporting Odisha's people-centric governance. Theme is the role of parliamentary and legislative committees in welfare, development and empowerment of SCs and STs. The theme has highlighted the critical role of these committees in upholding constitutional mandates under Article 46 and 338, ensuring tangible progress for marginalized communities. I congratulate members of 18 states and union territories who participated here and who has enlightened their state's problem through this conference. मैं आप सबको स्वागत करती हूँ कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसे कॉन्फ्रेंस में आप 32 पर्सन्स का डेलिवरेशन रहा। सभी चेयरमैन इस विषय पर आपने अपना प्रदेश की प्रकाश डालने के साथ साथ क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए भी आपने सुझाव दिया है और इसलिए मैं आप सबका फिर से आभार प्रकट करती हूँ। This conference has fostered meaningful dialogue, uniting diverse perspectives to advance the welfare and empowerment of our SC/ST brothers and sisters. Yesterday's deliberation provided invaluable insights, and I hope that the legislative assemblies of concerned states and union territories will adopt relevant suggestions to strengthen their efforts. As a speaker, I oversee Odisha's committee system. Odisha's committee system, appointing diverse members, guiding focused deliberations, and ensuring impartial scrutiny. Our 10 departmental related standing committees and 4 financial committees diligently monitor welfare schemes, evaluate policies, and recommend improvements. I am proud to say that the Odisha's Legislative Assembly exceeds the national average in sitting days, reflecting our commitment to the robust legislative engagement. Our adoption of the National E-Vidhan application enhances transparency and participation. Looking ahead, Odisha Vision 2036 aspires to a $500 billion economy through sustainable growth, aligning with Purboday. ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, बीते 2 दिन में
हमने जो बहुमूल्य विचार विमर्श किया वो निश्चित रूप से हमारी देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के कल्याण की दिशा में एक मजबूत कदम है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रस्तुत किया है वो अब हम सभी का राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। ये अमृतकाल अगले 22 वर्षों का ये सुनहरा अवसर है जब हम आत्मनिर्भरता, समानता और न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाकर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस मिशन में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों की भागीदारी निहायत जरूरी है। हमारे राज्य ओडिशा ने भी विकास के पथ पर तेजी से कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में ओडिशा ने 2036 तक एक विकसित, समृद्ध और सशक्त राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये विजन केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी के द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य की महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला लाभार्थी को 5 वर्ष में कुल 50,000 की सहायता दी जाएगी। ये राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसका उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को भी सशक्त बनाना। ओडिशा ने देश में मिशन शक्ति के जरिए महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। लाखों स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर रही है। इसमें न केवल उनकी आय बढ़ी है बल्कि सामाजिक पहचान और आत्मविश्वास भी बढ़ रही है। लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री जी के एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को 3 लाख के ऊपर सालाना आय तक पहुंचाना, उन्हें उद्यमिता, कौशल और तकनीक प्रशिक्षण से जोड़ना। राज्य संसदीय व्यापार मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिथिले जे स्वास्थ्य और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्र में राज्यर अनुसूचित जाति और जनजाति लोकों विकास पई सरकार प्रतिबद्ध अछंती। मैं यहाँ सभागार में उपस्थित सभी चेयरमैन ऑफ द SC/ST वेलफेयर कमेटी को अर्ज करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना प्रदेश में जो भी आप लोग इस कमेटी के जरिए सरकार को SC/ST वेलफेयर के लिए जो भी सजेशन देते हैं, ऐसे इसको कैसे फुल फ्लेज में बजट में एलोकेशन किया जाए, आर्थिक बंदोबस्त किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका नजर रखना पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन SC/ST चेयरमैन का एक सबसे बड़ा काम है। और दूसरा 2 चीज काम है कि जब बजट सेशन, जब बजट फ्लोर ऑफ द हाउस में पेश होता है, इसके बाद डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी SC/ST का हो, स्टैट्यूटरी कमेटी SC/ST का हो, वो बजट को कैसे 100% SC/ST के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और नया स्कीम कैसे हो रहा है उसको भी देखने का जरूरत आपका है। और हमारे स्टेट में 2-3 बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में SC/ST के लिए लागू किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा मिशन और विजन है कि गुड, एफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल। और हमारे उड़ीसा प्रदेश में 6,783 ग्राम पंचायत है और उसमें एक ग्राम पंचायत में जरूर हम लोग एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का परिकल्पना कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सिकल सेल एनीमिया ये सबसे ज्यादा SC/ST लोगों में होता है और उसको कैसे इराडिकेट किया जाए। महामहिम गवर्नर ने
2-3 दिन पहले एक मीटिंग भी बुलाए थे इनके ऑफिशियल रेसिडेंस में, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्स भी किया है। तो हमारे सबसे और एक महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा क्षेत्र में हम कैसे हमारे जो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी का जो हमारे संविधान में उनका जो उत्तरदायित्व के हिसाब से जो बोले थे कि हम लोग पहले शिक्षित हों, संगठित रहें और अपना अधिकार के लिए संघर्ष करें, तो इस बात को जोर देते हुए शिक्षा क्षेत्र में भी आगे जाने के लिए हमारे स्टेट में हम लोग एक माधो सिंह हाथ खर्च पांठी एक लागू किए हैं। राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण कमिटीर अध्यक्ष भास्कर माढ़ई धन्यवाद अर्पण करथिले। परे एक सांबादिक सम्मेलन को संबोधित करी लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला कहिथिले, इसी संसदीय समिति के फैसलों से 1.5 लाख लोगों का नियमितीकरण हुआ। ऐसे बहुत सारे फैसले संसदीय समिति ने किए जो सरकार ने उनके सुझाव को माना। पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा की कमेटियों का काम चर्चा कर स्टेट होल्डरों से चर्चा कर उन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्टेट होल्डरों वहां के लोगों से चर्चा कर और कमेटी रिकमेंडेशन करती है और सरकार की कोशिश रहती है कि उन सिफारिशों को माने। लेकिन सरकार सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कमेटी रिकमेंडेशन करती है और सरकार इन कमेटियों के सुझावों को मानती है, क्योंकि ये व्यापक चर्चा होती है संसद के अंदर या राज्य विधानसभाओं के अंदर। ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, जहां पर दलगत से ऊपर उठकर चर्चा होती है और सभी वर्गों को जो प्रभावित लोग हैं उनसे चर्चा होती है। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं में जो संसदीय समितियां इस तरीके का समान रूप से काम कर रही है, उनके सम्मेलन को आयोजित करना और उसमें एक बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाना। उसी के साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि एक समान एजेंडा राज्य और केंद्र का हो, और इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है जिन पर राज्य और केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी और एक विजन 2025 भुवनेश्वर, एजेंडा 2025 भुवनेश्वर, जिसको हम आगे लेकर जाएंगे और किस तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण को और व्यापक रूप से उनकी जो कुछ भी उनकी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन चुनौतियों कठिनाइयों का भी समाधान करना और उनके कल्याण के लिए और उनके जो संवैधानिक और उनके विधायी अधिकार हैं उनको पूर्ण रूप से मिलाने के लिए संसदीय समिति काम करेगी। संसदीय समिति जहां स्टेट होल्डरों से चर्चा करती है, समय समय पर संसदीय समिति फील्ड में जाकर जिस मद के लिए ये पैसा आवंटन हुआ था, जिस सामाजिक कल्याण के लिए धन आवंटन हुआ था, उसका ठीक से व्यय हो रहा नहीं हो रहा है, और ये भी समीक्षा करती है कि जो योजनाएं लागू की गई है वो योजनाओं से कितना आर्थिक सामाजिक कल्याण हुआ, ताकि सरकार को सुझाव दे सके योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए या नई योजनाओं को लागू करने के लिए। मैंने पूर्व में कहा संसदीय समितियों का काम सुझाव देने का है, लेकिन परंपरा ये रही है कि संसदीय समितियों की अधिकतम सिफारिशों को सरकार मानती है और उसको एग्जीक्यूशन करती है, और इसीलिए राज्यों के अंदर भी ये संसदीय समितियां प्रभावी रूप से काम कर सके। इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट का काम ये होता है कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर हम किस तरीके से राज्य की संसदीय समितियों को भी और बेहतर काम करने की, कार्यकुशलता को बेहतर करने की, नए इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी को उसको अपनाते हुए वो भी राज्य के अंदर लोगों का अधिकतम कल्याण करें। एतिकिरे शेष है भुवनेश्वर आयोजित 2 दिनिया अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण जातीय सम्मेलन उद्यापनी दिवस कार्यक्रम उपरे प्रस्तुत बेतार विवरणी। प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग और उपस्थापन मु सत्यव्रत बेहुरा।